बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा जी, आज हम आज से कुछ नई नई चीज़ें जो है सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी बताऊं कि हम ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी आजमाइश हमारी जो कौम है उसके ऊपर आई है। हमने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं, अगर देखा जाए तो अभी सह भी रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं हमारी ये तकलीफ़ें, क्योंकि जब ये कुर्सियाँ बदली जाती हैं, जब ये इसके ऊपर जो ओहदेदान आके बैठते हैं और जो छोड़ के जा रहे होते हैं, फिर एक इलेक्शन वाला सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मर्ज होती हैं तो वो एक हुजूम आ जाता है आवाम की सोच में कि भाई अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो चला गया वो ये सब कुछ कर नहीं सका, इतने इतने वादे दिए थे और हमने ये ख्वाब देखे थे, इतनी उम्मीदें आवाम लगा के बैठ जाती है। उसके बाद फिर एक और कुर्सी पे जो है आके कोई साहब या कोई भी तशरीफ़ रखता है और उसके बाद हमें उससे एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि भाई ये जो हैं हमारी ज़िंदगी बदल देंगे, हमारे अब देखें शहबाज शरीफ साहब के बारे में बता दूं कि आज हल्फ उठाएंगे मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म का। तो आज ये हल्फ उठाएंगे, देखते हैं हम। उन्होंने 201 वोट लिए हैं कौमी असम्बली के नुमाइंदों के, और अब आगे क्या सिचुएशन होती है समझ नहीं आ रहा। उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि तरक्की के हवाले से वो बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने बड़े वादे कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो आएंगे तो फिर बहुत सारा कुछ चेंज आ जाएगा ज़िंदगी में। उन्होंने ये भी कहा है कि बीच मज़दार में जो फंसी कश्ती है ना, उसको हम किनारे पे लगाएंगे। अब देखें, कश्ती तो किनारे लगाएंगे मगर आवाम जो है वो तो डूब रही है ना, उसे भी तो खींचें, उसे भी तो बाहर निकालें। आवाम का बहुत बुरा हाल है, महंगाई में डूब रही है, कर्ज़ों में डूब रही है, बेरोज़गारी में डूब रही है, आवाम मायूसी में, डिप्रेशन में डूब गई है। उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उनको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, वो क्या करें। अदालतों में जानते तो उनको इंसाफ ही नहीं मिलता, थानों में जाते तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, अब अस्पतालों में जाते हैं तो दवा भी नहीं मिलती। आवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम क्या करेगी बेचारी। आवाम को डुबोने से बचाएं, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मज़दार में फंसी कश्ती है ना, वो जब निकले तो आवाम भी ज़रा साथ निकले। वैसे बहुत एक्टिव वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के, और जब उनको टाइम मिले तो मुझे लगता है वो बहुत कुछ करेंगे। आगे पीछे भी वैसे उन्होंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि जब मैं कराची जाती हूँ तो लोग यही बात करते हैं कि लाहौर बदला हुआ है, लाहौर के निज़ाम बड़े अच्छे हैं, मगर कराची अभी तक इतना जो है तरक्की नहीं कर सका इस हिसाब से जितना लाहौर की सड़कें और लाहौर की जो निज़ाम है। खैर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इक्विटी है उसकी तरबियत देंगे। अब ये चीज़ें तो पता चलेगा कि नौजवानों को ये तरबियत मिलती है कि नहीं मिलती है ना। सही बातें कर रही हूँ मैं, आज सुबह सुबह ये डिप्रेशन दे रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि नौजवानों को बाहर भेजेंगे, मुल्क से बाहर, काफ़ी आला तालीम के लिए, क्योंकि देखिए हमारी तो उम्मीद नौजवानी है। उन्हें नौजवानों को लैपटॉप दिए थे तो फिर तो तरक्की भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो नौजवानों को पुश तो देते हैं, मगर जो वो सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मेरी दुआ ये कि अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी अता फ़रमाए, क्योंकि वो सोच है जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमें अपने पाकिस्तान के नौजवानों को तरक्की की तरफ ही लेकर जाना है, हमारी ये ख्वाहिश है, और उनको जो है एक पुश मिलेगी, उनको एक रास्ता दिखेगा। तो ये सब हमारे ये जो निगरान है ये करेंगे तो होगा, क्योंकि हमारे लीडर जो है ना, एक्चुअली होता है ये, उनकी तकरीरें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकरीरें करते, बातें बहुत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं। मैं समझ नहीं आता कि इतनी चीज़ स्पीच कैसे उनसे तैयार हो जाती है। मैं तो बस उतना ही बोल सकती हूँ जितना मुझे करना आता है। तो ये अब देखें ना, कितनी अच्छी तकरीर के बाद बंदा ख्वाब देखना शुरू कर देता है कि यार ये आएंगे तो ऐसा होगा, वो आएंगे तो वैसा होगा यार, मगर जब जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। अब उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की थी ना कि शोर शराबे के बजाय शऊर का जो है ना वो राज होना चाहिए। अब ये बातें देखें इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं, मगर माजरत हमारे हमारे यहाँ जितना ये शऊर है ना वो सारा देख लिया आवाम ने, पता नहीं
आवाम ने तो ये भी देख लिया कि जैसे असेंबली में जूते लहराए जाते हैं, अजीब अजीब से नारे लगाए जाते हैं, तो उनका क्या हाल है आवाम ने तो सब देखा है। इसलिए तो आवाम बहुत परेशान है कि शऊर कहाँ से फिर आएगा आवाम के बीच में। ये जो करोड़ों जो आवाम है उसके नुमाइंदे हैं ये, अगर वो अपने अमल से शऊर डिस्प्ले नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे शऊर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सोएं रात को तकिए पे और तकिए के नीचे से हमें शऊर मिल जाए। वैसे शहबाज शरीफ साहब बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं, इतना तो सबको पता है, सब देखते हैं उनको। अब मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि सियासी शऊर जो है ना उसको फैलाने के लिए मुफाहमत की जो पॉलिसी है ना वो अपनाए। जैसे जरदारी साहब जो हैं उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगी कि वो भी इसी तरह हैं। अब पाकिस्तान में इतनी सारी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इकट्ठी हैं और वो एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का जो है वो मिशन रखती हैं, तो इस बात की भी तो हमें ज़रूरत है ना, बल्कि शदीद ज़रूरत है कि वो जो कहते हैं, वो जो शऊर की बात करते हैं उस पर अमल भी तो हो, असेंबलीज़ में वो ये ऐसे इम्प्लीमेंट करवाएं भी तो। नहीं, देखें हमारे हमसाए मुल्क जो है वो कितनी तरक्की कर गए, हद से ज़्यादा। आप देखें हर दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मगर हम अभी तक जमहूरी की मजबूती जो है वो हमारे साथ वो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अपनी जमहूरी की मजबूती पे ही काम कर रहे हैं। क्यों? हमारी जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं है? हम क्या बढ़ सकते हैं? हमारे साथ क्यों उस तरह की चीज़ें हैं? तो खैर सुबह सुबह डिप्रेशन देना मेरा मकसद नहीं था, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लेना है, इसलिए मैंने कहा ये बात कर देती हूँ ताकि आपको लगे कि मैं आप में से हूँ और आप मेरी जैसी सोच रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे फ़ैशन के ऊपर, हमारे शो पे फ़ैशन को डिस्कस करेंगे और एक बहुत अच्छी खातून है जिन्हें ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन तैयार किया है और उन औरत से हम यहाँ पे बैठ के उनसे सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा आपका विज़न था जो इतने अच्छे अपने काम जो है वो तरतीब किए हैं। और उसके बाद कुछ फ़ैशन डिज़ाइनर्स होंगे, कुछ मॉडल्स होंगी। ज़रा डिफरेंट किस्म का शो है, देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज हमारे जो मेहमान हैं जिनमें से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे मेहमान हैं हमारे पास जो बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। और अभी तक औरत होने के हिसाब से मैं कहती हूँ जो औरतें, क्योंकि वुमेंस डे हमारा आपको पता है आने वाला है, तो जो औरतें किसी भी तरीके से अपना नाम रोशन करती हैं, एफ़र्ट करती हैं, अपना नाम बनाती हैं, एक मुकाम बनाती हैं, तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको सलूट करती हूँ। क्योंकि बीइंग ए वुमेन मैंने भी बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और बचपन से कर रही हूँ। जो औरत होती है मुझे लगता है कि वो जो अपनी स्ट्रगल है वो शुरू कर देती है अपने बचपन से, जवानी में आके स्ट्रगल नहीं करती, अपने बचपन से स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। उसको पहले से सिखाना पढ़ाना उसकी फैमिली शुरू कर देती है कि बेटा ऐसे करना है, तुमने किसी घर जाना है तो यूँ करना है, तुमने कल को ये बनना है तो ऐसे चलना है। तो उसको घर में माहौल ही ऐसा दे दिया जाता है। फिर भले घर में वो छोटी हो, भाई बहनों में कुछ भी हो, उसको पहले बताया जा रहा होता है कि भाई है, भाई जा रहा है तो दरवाज़ा तुमने बंद करना है, खोलना तुमने, भाई आया दरवाज़ा। बहनें इंतज़ार कर रही होती हैं कि भाई आएंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे। फिर रात को अगर अम्मी सो गई हैं या अब्बू सो गए हैं जल्दी, तो बहनें फिर जल्दी से रोटी बनाती हैं भाई के लिए गरम गरम। तो ऐसे माहौल जो है ना, ऐसी चीज़ें आपको पहले से ही दे दी जाती हैं। तो इसीलिए मुझे औरतें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत एफ़र्ट करती हैं, बड़ा स्ट्रगल करती हैं और अपना मुकाम बनाती हैं। तो आज इसी तरह एक हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं जिनको अभी हम कॉल पे लेते हैं। रोज़ीना सालेहा फाउंडर हैं, CEO कलाम फॉर सॉल्यूशन। तो उनको जूम पे हमने अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आ गई हैं, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, इधर मेरे टीवी पे लाइट पड़ी है, मैं ज़रा अपना फोकस इधर करके आपसे बात करती हूँ। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ना? जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। रोज़ीना ये बताइए, सारा जो आप कर रही हैं, एक आपने स्प्रे तैयार किया है ड्रोन के लिए और फसलों पे वो छिड़का जाता है और उस पर क्या क्या काम होता है, कैसे इससे क्या चीज़ होती है, मुझे एग्जैक्टली इसकी पिक्चर बताइए।
अच्छा देखिए, हमने 2020 के अंदर एंटी लोकस्ट ऑपरेशन जब पाकिस्तान के अंदर टिड्डी दल आया था तो उस टाइम के ऊपर शुरू किया। उस टाइम के ऊपर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि फार्म मैकेनाइजेशन या फसलों में जो ट्रेडिशनल मेथड से लेबर काम करती है वो उनकी सेहत के लिए कितना डेंजरस है। तो हमने फिर उस आइडिया को परस्यू किया और हमने कहा कि फार्म मैकेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिस तरह के आप रिमोटली खड़े हुए फसलों के ऊपर स्प्रे या फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग या न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं, तो हमने उसके बाद उन्हीं फसलों के ऊपर ड्रोन्स के थ्रू फर्टिलाइजर स्प्रेइंग या बाकी जो सीडिंग के मामलात हैं वो हमने ड्रोन्स के थ्रू करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो 40x इंक्रीज हो गई और फार्मर की जो यील्ड है वो बाय 30% यानी उसकी फसल की पैदावार में 30% इजाफा हो गया। उसकी वजह से फार्मर्स वर वेरी हैप्पी और अल्हम्दुलिल्लाह दीज सर्विसेज टू। तो ये कितने फार्मर्स को आपने जी, फायदा अब भी तक हम पहुंचा दिया? 24,000 एकड़ कर चुके हैं। अच्छा। हमारे 6 सिटीज के अंदर प्रेजेंस है, छोटे बड़े हर तरह के फार्मर को हम सर्विस देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये कलाम फॉर सॉल्यूशंस, इसका आइडिया आपको कैसे आया और क्या सोच थी आपकी? देखिए, बचपन से ही ना एक तो इंसान को सिखाया जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट वजूद बने। घर में मेरे काफ़ी सपोर्टिव माहौल था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी था कि नौकरी मुझसे नहीं होगी क्योंकि नौकरी करके देख लिया था। अच्छा एक्सपीरियंस था आपको, छोड़ दी नौकरी? कहा क्या हाँ किया जी, था? मैंने कहा कि ये जो 9 to 5 का नहीं एक तो क्या जॉब आदमी। क्या की थी? अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। अच्छा, तो मैं डेवलपमेंट की काम होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है। अच्छा। तो वहां पर ना कुछ इस तरह से था कि आप जब जॉब में होते हैं तो आपके पास उतना लेवरेज नहीं होता डिसीजन मेकिंग का कि आप किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से लें। तो उसकी वजह से उसकी बिना के ऊपर फिर मैंने अंदाजा लगा लिया कि नौकरी मेरे लिए नहीं बनी, अच्छा। मैं तो काम कर पाऊंगी। कितने किसानों को अभी तक आपने फ़ायदा पहुंचाया है ये बताइएगा ज़रा, और एक किसान की लागत क्या आ जाती है? जी देखिए, हम इस टाइम के ऊपर 750 रुपए से लेके 1200 रुपए पर एकड़ तक सर्विस देती हैं। मतलब हमारी टीम्स डिप्लॉयड होती हैं और अगर किसी ने खरीदना है तो वो 1.4 मिलियन से यानी 14 लाख से 27 के दरमियान में ये मशीन भी उनको हम फराहम कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। इसकी स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग भी हम पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। इसके अलावा मेड इन पाकिस्तान। हाँ जी, मेड इन पाकिस्तान। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो फार्मर्स को अब तक एरिया कवर कर चुके हैं, अभी हमने तकरीबन 1500 से 1700 फार्मर्स को सर्विसेज दी हैं, जिसमें हम एरिया जो है वो तकरीबन 24,000 एकड़ का एरिया है, उसको हम सर्विस दे चुके हैं। अच्छा, तो ये स्टार्टअप आपको क्या लगता है किसान की किस तरह से अभी मदद कर रहा है, सही तरीके से, किस लिहाज से? देखिए फिजा, जहां पर किसान 1 एकड़ से 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो अब जी। 1,40,000 1,30,000 रुपए कमा रहा है। अरे वाह। तो इनकम में 30%, 30% आप कह लें इजाफा हो गया। तो उसकी वजह से सर्विसेज जो हैं वो उनको लेना बहुत ज़्यादा तरजीह, बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है हमने। और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि और भी लोग इस तरह के इनिशिएटिव लें ताकि फार्मर्स की बहुत अच्छे तरीके से भलाई हो सके, फसलों की पैदावार में भी इजाफा हो सके, और इसके अलावा जिस तरह के आपकी ओवरऑल मुल्की इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इन्हेंस होगा। अच्छा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी प्राइस जो है वो ज़रा कम से कम रखिएगा ताकि हर बंदा इसको ख़रीद सके और इस पे काम कर सके। हाँ जी, हम सर्विस इसीलिए मैं भी शायद अपने गार्डन में लगा लूँ। नहीं, आप एनी टाइम आप हमें बताएं, हम आपको सर्विसेज देंगे। सर्विसेज तो बहुत कम है, 800 रुपए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अभी हाँ तक जी। कहाँ ये हो चुका है काम? अच्छा, हमने रहीमयार खान सादकाबाद, फिरोजपुर, इसके अलावा उकाड़ा साहिवाल, और अभी हम स्टार्ट करने जा रही हैं फैसलाबाद रीजन में अपनी सर्विसेज को।
अच्छा, एज वुमेन तो आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में लोग इतने रिसेप्टिव नहीं होते। जिस टीयर के अंदर आई वाज ऑपरेटिंग, बेसिकली कॉर्पोरेट में इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू मनूवर, राइट? लेकिन जब आप थोड़ा सा आप रिमोट एरियाज में या विलेज में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा रिसेप्टिवनेस का चैलेंज आता है आपको, कि वो कहते हैं कि भाई ये खातून है तो हाउ कम शी कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ। अच्छा। लेकिन एक चीज है कि विद स्टार्टिंग में आपको चैलेंज होता है, लेकिन आपका काम प्रूव कर देता है कि यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वैल्यू यू आर ट्राइंग टू ऐड। ठीक है, आप किस तरह का। और जब हमने उनको ये सर्विसेज दी और हम मशीनों के बारे में भी जानते थे, हम ऑन ग्राउंड भी थे। इवन जब मैंने एंटी लोकस्ट पहला ऑपरेशन था, आई वाज इन्वॉल्व, फुली इन्वॉल्व इन ऑन ग्राउंड। अच्छा। तब जानते थे, और हम तकरीबन रोड के ऊपर वो 4x4 के अंदर बैठकर अफ्तारियां और सहरियां कर रहे होते थे, बिकॉज इट वाज chaotic सिचुएशन एट दैट टाइम ओवर देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे फार्मर। रोजीना जी, आपकी इस एफर्ट को तो सीरियसली मैं सलाम करूंगी। और मुझे ये भी बताइए, जो घर बैठी हमारी बहन है, उनके लिए क्या पैगाम आपको लगता है कि सही होगा, जो अपने हिसाब से आप दें? देखिए, हम खवातीन को हर जगह ना इंगेज करना चाहते हैं। मेरी तो वर्क फोर्स में मैं बिलीव करती हूँ कि वो इक्वल हो, इवन इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई थिंक कंसिस्टेंसी हो, आदमी के अंदर सेल्फ बिलीव हो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको जो वो काम करना चाह रहा है उसका शौक हो, तो मेरा ख्याल से नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। पाकिस्तान में बड़ा लोग नेगेटिव बात करते हैं कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ पर मुश्किलात होती हैं, अपॉर्चुनिटी वहीं सबसे ज़्यादा होती है, वही सबसे ज़्यादा होती है। रोजीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और आपकी सोच हमने सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बात है, क्या बात है, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह की किसी ख़ातून से बात करके। कोई ऐसी एनर्जेटिक औरत जो पूरे माशरे को चेंज करने की सोच रखती हो, उसने ख़ुद को अपना जो है मुकाम हासिल करके चेंज अपने आप को दिया है, तो वो चाहेगी कि यही मैसेज जो है दूसरों तक भी पहुँचे और यही सोच पहुँचे। जैसे वो कुछ कर पाई हैं, वैसी आप लोग भी परेशान नहीं हुई, घर बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपने शो पे बहुत से आइडियाज़ आपको देती रहती हूँ कि आपने क्या क्या काम करना है, कैसे अपनी सोच को चेंज करना है और कैसे अपने आप को बिल्ड करके अपना नाम बना सकती हैं और पैसे भी कमा सकती हैं। ऐसे ही है। तो अभी ब्रेक लेंगे या नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और मैं यहाँ पर अपने कुछ औजार ठीक कर रही हूँ। मशीनरी औजार ठीक कर रही थी। अच्छा, मैं अभी सोशल मीडिया देख रही थी ब्रेक में। मैं सीरियसली क्या देखूँ क्या ना देखूँ, बस देखी जा रही थी मैं। तो क्या शादी, समझ आ गई होगी किसके बारे में बात कर रही हूँ, हैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बताइए। सबको समझ आ गया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। इतनी बड़ी वेडिंग कैसे हो सकती है कि मतलब सोच से भी ज़्यादा पैसे खर्चा हो गए, इतने बड़े बड़े स्टार्स उस शादी में आ गए। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ ये जो अंबानी फैमिली की शादी हुई है। इतनी बड़ी वेडिंग आज से पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं हुई है, जिसके इतने वार्डरोब्स जो है वो मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किए। उसका जो इवेंट है वो इस तरह से मनीष मल्होत्रा ने उनके साथ मिलके डिज़ाइन किया। और सबसे ज़्यादा जो अंबानी जी की जो मिसेज़ हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा एफ़र्ट की। उनके जो बेटे हैं आनंद ने स्टेज पे आके स्पीच भी दी। और ये प्री मैरिज फंक्शंस चल रहे हैं, ये अभी शादी हुई नहीं है, अभी शादी होनी है। और उसके हिसाब से आप देखें क्या रिहाना को बुलाया उन्होंने। और रिहाना आई है 74 करोड़, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से 74 करोड़ उसने लिए। और वो आकर यहाँ पर पूरा एक कॉन्सर्ट परफॉर्म करके चली गई है इंडिया में उनकी वेडिंग पे। और इतना सामान था उसका, इतना लगेज था,
इतना कुछ लेकर आई थी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। वो ट्रॉले पे ट्रॉले, कंटेनर पे कंटेनर उतर रहे थे उसके इस कॉन्सर्ट के लिए। और मज़े की बात मुझे ये लगी कि जब रेहाना परफॉर्म कर रही थी तो उन्होंने उसको सर पे दुपट्टा भी पहना दिया, तो नीचे पैजामा भी पहना दिया बड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। ये देखे पिक्चर्स चल रही हैं, मतलब फेसबुक का ओनर से लेके बिल गेट्स से लेके कौन था जो नहीं आया हुआ था। और तीनों खान एक साथ इकट्ठे कर दिए, जो कि नामुमकिन होता है, आपको पता है। तो फिल्म के सारे तीनों खान स्टेज पे जो है परफॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। और उनके बेटे की तबीयत कुछ ख़राब थी पहले, तो वो स्टेज पे भी स्पीच दे रहे थे कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मेरे माँ बाप का बड़ा साथ था, स्पेशली मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की और मैं आज इस मुकाम पे हूँ और मैं शादी कर रहा हूँ। राधिका को देख के जो है मेरा सांस ऊपर नीचे हो जाता है और मेरी जो है नफ्स और दिल की धड़कन वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो मुझे राधिका मिलेगी, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। एंड इन फैक्ट वाइल ही वाज टेलिंग अबाउट राधिका, अपने प्यार का इजहार जब स्टेज पे कर रहे थे तो रोना शुरू हो गए, बड़े रोमांसे से हो गए थे। तो ये भी बड़ी सच्ची मोहब्बत है कि आपको हासिल हो जाए। और बड़े मासूम से हैं, बड़ा अच्छा सा दिल रखते हैं। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना पैसा होने के बावजूद दे आर वेरी डाउन टू अर्थ फैमिली, और हर चीज़ उनको बड़ा मेड इन इंडिया बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा जजीरा उन्होंने चूज़ किया जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड, एक मैं तो कहूँगी जंगल, जहाँ पर ये शादी मुनक्कद हुई है। और उस जगह पे जाके वहाँ पे सारे गेस्टों को बुलाना, उसके अरेंजमेंट इतने प्यारे प्यारे उन्होंने वो खैमे टाइप के बनाए, गेस्ट रूम्स जो डिज़ाइन किए थे, वो इतने ज़बरदस्त खैमे जो कि किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा लग्जरियस थे। देख के हैरान हो गई। एक तो मैं इनकी वीडियो देख रही थी कि हाथियों को खाना खिला रहे थे, मेरा तो खुद दिल पड़ा मतलब कि मुझे भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। अब हाथियों वाला ही खाना मुझे दे दें, मगर इतना ज़बरदस्त खाना। लोग शादी पे लड्डू खिलाते हैं, इनके तो जो हाथी है ना वो भी ऐसे बड़े बड़े लड्डू रोज़ खाते हैं, ज़बरदस्त जायकेदार। ऐसा ऐसा सेब खा रहे थे वो, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे सेब नहीं देखे। उफ़। और अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह कि इनका एक अपना जंगल है। जो हाथी बहुत बीमार हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, या उनको कोई डैमेज हो जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, कोई इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो उनको उस जंगल में बुला के उसका स्पेशल ख्याल करते हैं, उसकी स्पेशल टेक केयर करते हैं और उसको लुक आफ्टर करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। ये भी बड़ी बात है कि देखें सारी दुनिया के जितने भी जो हाथी हैं वो उस जंगल में वहाँ पर जो है क़याम करते हैं। तो बहुत से ऐसे हाथी हैं, सर्कस से निकाल दिया उन्होंने कि भाई नहीं, यहाँ पर बड़ी अजियत होती है, इनके साथ सही नहीं होता, ये हमारे पास आके रहेंगे, इनकी सही देखभाल नहीं की जाती है। कितना डिफरेंट सा लव है इनका एक हाथी के साथ। और हमारे यहाँ पे तो इंसानों को इस तरीके से रखा जाता है, इस जुल्म से रखा जाता है, वहाँ पे तो हाथी की भी इतनी कदर की जा रही है। क्या बात है अंबानी फैमिली की। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ कि अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं ना, तो हमारी सोच भी ना वसी होती जा रही है। हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क में ना कोई ऐसा बिजनेसमैन आए, हम भी ऐसा कुछ करके दिखाएं, हमारी भी ज़िंदगियां बदलें। ऐसे ही बैठ बैठ के हम दूसरों की बातें करते रहेंगे रोज़ सुबह। हम अब खुद क्यों नहीं बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकते? हमारा कोई ऐसा बिजनेसमैन क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं फ़ख्र करते? मैं तो कहती हूँ कोई ख़वातीन में से खड़ा हो, कोई ऐसी औरत जो जैसे अंबानी फैमिली है, बस ये हमारी भी पाकिस्तान में ये ताया, चाचा, फुप्पा, खाला, इन फैमिली से हट के कोई ऐसी फैमिली आ गया बड़ी बात होगी। अच्छा, अब मुझे ना इस शादी की जो ख़ास बात लगी वो थी खाने। मुझे क्वांटिटी नहीं पता, मेरे ख़्याल से 250 से ज़्यादा खाने कोई थे इनके जो मेन्यू में थे, या 2500, इतने ही कोई है। किसी को पता है यहाँ पे? 2500 से ज़्यादा थे ना, देखा, ये भाई को भी पता है। तुम्हारी भी नज़र सिर्फ खाने के ऊपर थी, जबकि तुम्हारी मेरी हालत कोई एक ही जैसी है। हम कोई देखे ना देखे, खाने के हालात ज़रूर देखते हैं। तो 2500 से ज़्यादा मेन्यू में आइटम्स थे भाई, कौन सी शादी थी। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उनकी फैमिली ना मेहमानों को, देखा है वो अंबानी साहब तो खुद ऐसे लड्डू दे रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, प्लेट्स में मेहमानों को सर्व कर रहे थे, इतना प्रोटोकॉल था। फिर वो क्या नाम है, दिलजीत है जिसने गाना गाया था, बंगले चे दिल रहना चाहनी है,
वो सिख बंदा जो बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहा था, साथ उसके खान परफॉर्म कर रहा, अक्षय परफॉर्म कर रहा, तीन खान हैं। क्या कह रहे थे? जामनगर में हुई है ना? गुजरात के शहर जामनगर में, हाँ, जहाँ वो पैदा हुए। देखें, अपनी रूट्स नहीं छोड़ी, जहाँ पे वो बंदा पैदा हुआ उसी जगह पे जाकर उन्होंने वो पूरा इवेंट किया। हमारा क्या है सीन, हम तो एक हफ्ता अमेरिका भी रहकर आते हैं, हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। हम कहते हैं जी आप कौन, हंस क्यों रहे हैं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? अभी मैं अमेरिका से आई हूँ, अभी तो मेरा वो क्या कहते हैं, हवाई जहाज़ से उतरने के बाद कुछ होता है ना, एयर जेट जो पता नहीं क्या होता है, फ्लाई जेट पता नहीं कुछ होता है, जैकलेट, वो नहीं उतरा और आप ओ माय गॉड हु आर यू, और जबड़ा तेरा कर करके ना ज़बरदस्ती की अंग्रेज़ी झाड़ रहे होते हैं। और उनको देखा कैसे वो नमस्ते नमस्ते, इतना अच्छा लगा, एक एक पाँव आगे करके ऐसे नमस्ते नमस्ते, मतलब झुक रहे हैं। हमारा जो इस्लाम है जिसमें हम बड़े प्यार से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमें भी झुकना पड़ता है। और हमें जो सिखाया गया वो यही है, झुकाओ, रिस्पेक्ट, ठीक है। मगर हम सामने वाले की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे होते। यार ये बातें सही नहीं चल रही हैं, ये है हमारे मज़हब में, है हमारे कल्चर में, हमारे दीन में, फॉलो दूसरे कर रहे हैं। चलो सारे करें, अच्छी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे तो अंबानी फैमिली की बात अगर छेड़ ही दी, तो ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ ये सारी बातें डिस्कस करूँगी जी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही है, मगर जितना कुछ बताया वो सब कुछ सही है, ठीक है। अब आप लीजिए ब्रेक, सोचिए अंबानी साहब के बारे में और ख़ुद भी कुछ बनने का सोचिए। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे अंबानी फैमिली को, मतलब उनके फ़ैशन को, उनके मेकअप को, उनके स्टाइल को, जो पूरी उनकी ये शादी के ऊपर गेस्ट और उनकी जो ब्राइड स्पेशली राधिका जो है जिस तरह से तैयार हो रही हैं। तो ये सारा डिस्कस हम मज़ीद अब अपने पूरे शो पे भी करते रहेंगे, क्योंकि आजकल हाईलाइट पर है उनकी वेडिंग। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फवाद नूरी, इंटरनेशनल फ़ैशन प्रोफेशनल हैं, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मिसेस स्वैबा फवाद, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई आपके बारे में बड़ी तारीफ़ सुनी है, ऐसे मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं हो सकी। जो मेरे मैनेजर हैं अहमद, उन्होंने आपके बारे में बहुत बोला कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। लोग फ़ैशन सिखाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फ़ैशन सीखते हैं, आप सिखाते भी हैं और मज़ीद आप लोगों को जो है टीच करके उनको एक बड़ा डिज़ाइनर बना रहे हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं। बेसिकली मुझे लास्ट 20 इयर्स हो गए एकेडमिक्स के अंदर। अच्छा। और मैं पाकिस्तान की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा इंटरनेशनल भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं अटैच हूँ। अच्छा। श्रीलंकन इंस्टीट्यूट है, ताइवान, कोरिया, चाइना, वहाँ पे मेरे लेक्चर्स हुए हैं। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बनाना है ना जी। तो इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, और दे ऑलवेज़ वेलकम अस के यार आप कोई ऐसा ट्रेडिशनल काम लेकर आए जो फ्यूजन हो, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा स्वैबा, आप बताइए आप कैसे इस लाइन में आई? मैं एक्चुअली मुझे बचपन से बहुत शौक़ था फैशन का। तो 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई। देन आई स्टार्टेड माय जॉब एज अ लेक्चरर इन द सेम यूनिवर्सिटी। इन द सेम यूनिवर्सिटी? या। तो फिर ये शादी कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो पढ़ा रहे थे, आप पढ़ रही थी और आपने एकदम से निकाह भी पढ़वा लिया? आप कह सकते हैं, इस तरह है। अच्छा। हाँ जी। अब तो शादी हो गई, अब तो सच बोलने में क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ प्यार था भाई और है। एक्चुअली हमारी शादी वैसे अरेंज है। अच्छा। जी जी अरेंज मैरिज है। तो 2020 में मेरा ये जॉब के साथ साथ मेरा स्कॉलरशिप भी हो गया जी। और मैंने विन किया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मैंने विन किया फ्रॉम वुहान टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी चाइना। देन मैंने मेकअप का कोर्स किया। हाँ। जी। और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक़ था मेकअप का। हाँ। जी जी। तो फिर आप साथ साथ जो है मेकअप आर्टिस्ट बने। जी जी बिल्कुल। तो फवाद मुझे ये बताइएगा कि अभी आजकल जो फैशन सेंस है वो क्या किस तरफ जा रहा है? जैसे हम अंबानी की शादी की बात कर रहे थे, उनकी फैमिली में क्या ज़बरदस्त कपड़े देखने को मिल रहे हैं। एक एक स्टार ने जो अपने आउटफिट्स पहने हुए हैं, वो कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत टॉप डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने? ज़रा उनके बारे में तो एलैबोरेट कीजिए। जी मैंने भी उसको देखा सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि मेरा कुछ कनेक्शंस भी हैं इंडियन डिज़ाइनर्स के साथ भी। अच्छा। क्योंकि आई विजिटेड इंडिया इन 2003। अच्छा। और उस वक्त मनीष मल्होत्रा साहब का ही शो था जिस पे हम लोग गए थे। अच्छा। और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमने दिल्ली, जयपुर, आगरा, ताजमहल विजिट किया। तो इंडियंस आर ऑलवेज गो फॉर द मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट।
क्योंकि वो अपने डिज़ाइनर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इस वेडिंग पे भी मैंने देखा दे आर प्रमोटिंग अपने कल्चर के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें, एम्बेलिशमेंट्स वाली चीज़ें। मनीष मल्होत्रा खुद भी वहाँ पे थे शादी पे, और भी डिज़ाइनर्स आए हुए थे, जे बलाया, बरुतलानी, साबिया साची, इनके बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने आउटफिट्स पहने हुए थे। फिर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा थे, क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा थे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने कल्चर को नहीं भूला, उन्होंने अपने रूट्स, और उन्होंने शादी भी अपने गांव में उस जगह पे की। अच्छा, जो वो अंबानी साहब ने घड़ी पहनी हुई थी ना, तो जो फेसबुक के ओनर हैं, तो उन्होंने जैसे ही उसका उनके हाथ पे देखा कि इतनी खूबसूरत सी घड़ी है, तो कहते हैं मैं घड़ी पहनता कोई नहीं, मगर मेरा आज से दिल कर पड़ा कि मैं घड़ी जरूर पहनूं। बिल्कुल उनकी एक चीज़ देखने वाली जी, थी। बिल्कुल। You see? तो ये जो मनीष मल्होत्रा का एक जैसे इवेंट में हिस्सा लेना, जो लुक थी, उनके जो खेमे थे, उस चीज़ में उन्होंने मिसेस अंबानी की बड़ी सपोर्ट की। जी बिल्कुल। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सेंस लगा, क्या चीज़ें लगी? सबसे अच्छी चीज़ मैंने ट्रैवलिंग में ये देखी है कि इंडियंस आर वेरी फ्रेंडली। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इंडियंस कंपनी के साथ काम भी करता रहा हूँ, लेकिन उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि वो हम्बल बहुत हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। वो हमेशा कहते हैं यार तुम मिल के चलते हैं, कोलैबोरेशन का दौर है, हम मिल के कल्चर को प्रमोट करते हैं वो लोग, नो डाउट। तो वही बात है कि वही कंट्री कामयाब है जो अपने कल्चर को प्रमोट करे। एनीवे, अभी हम यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो आपको दिखाएंगे आज हमारे शो पे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हम तैयार करेंगे, और तैयार करके यहाँ पे फवाद और स्पेशली जो उनकी मिसेज हैं क्या लुक देती हैं, क्या स्टाइल बताती हैं, तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा व्हाट इज़ फैशन। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और जिस तरह से बात की थी आपके सामने फैशन को लेके कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने सेंस को, अपने स्टाइल को, और आम घर की जो मेरी बहनें हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत स्टाइलिस्ट लगना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? जो स्टाइलिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ आपके सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं होते कि उन्होंने उनको लुक देना है या फिर उनको बताना है कि उनके ऊपर क्या सूट करता है। जो हम आम घर में जो लड़कियाँ होती हैं, ऑफिस गोइंग हो, कहीं हमने दावत में जाना हो, किसी की शादी मेहंदी पे जाना हो, किसी सहेली के घर जाना हो, तो उन सबका क्या स्टाइल होगा, वो एक स्टाइलिस्ट उनको अच्छी तरीके से बयान कर सकता है, और पूछने में कोई हर्ज नहीं, स्टाइलिस्ट का काम ही यही है। तो आज हम फवाद साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि इन बच्चियों को हम कैसे सेटल कर सकते हैं, इनको कैसे स्टाइलाइज कर सकते हैं। हमारे पास है अरूज और रामीन। कैसी हैं अरूज? मैं बिल्कुल ठीक। आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। चले जी, पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं, फिर बताइए फवाद साहब कि हम अरूज के लिए क्या सोच रहे हैं। अच्छा, अरूज का जो हाइट है, उसका जो कम्प्लेक्शन है, उस लिहाज से हम लोग जो उनके लिए आउटफिट लेकर आए हैं, दैट इज़ already presented in international fashion exhibition. अच्छा, this is the outfit inspired by Pyeong city of China. और इसमें जो हमने फ्यूजन क्रिएट किया है, मुल्तानी ब्लू पॉटरी से इंस्पिरेशन ली। अच्छा। और फिर उसका एक फैब्रिक प्रिंट बनाया। अच्छा। और उसी में अजरक को और कल्चर के साथ एक मॉडर्न कट में लेकर आए हैं। ठीक है। और ये वाला आउटफिट इंशाल्लाह ये पहनेंगे, यू विल सी द डिफरेंस। के साथ एक्सेसरी भी है, इसका एक बैग भी है साथ दिखाइए। ये इसका एक बैग है साथ, मैं आपको, ये इसका केप है। दिस इज द ट्रेडिशनल बैग, क्योंकि हमने इंटरनेशनल इवेंट में जाना था, तो उस लिहाज से एक बिल्कुल ठीक है। तो अभी जब ये लुक करेंगी पूरी कंप्लीट, तो इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस। तो अरूज, ये आपका हुआ, और दूसरा जो है रामीन के लिए क्या आपने सोचा है? रामीन के लिए हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल आउटफिट है, इसमें बेसिकली फॉर मेहंदी और माइयों के जैसे इवेंट होते हैं लोकल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक, बट इट्स अ फ्यूजन ऑफ लिटिल बिट, जो इसका लुक आ रही है आपको नजर आ रही है सिल्वेट की, इसके साथ एक ट्रेडिशनल दुपट्टा है। ठीक है, और इसके साथ एक ट्राउजर है। तो ये वाली कलर क्या कहते हैं हम? ये हमारा एम्बर कलर है। अच्छा, एम्बर। दिस इज एम्बर एंड दिस इज ब्लू, जिसमें हम लोगों ने इसका जो टाइटल रखे होते हैं, इनक्रेडिबल एम्बर, एंड दिस इज ईपॉक दीवा। ईपॉक इज ट्रेडिशनल लुक, और दीवा यू नो द फैशन आइकन। ऑलराइट, लाइक दीवा। अभी जब बन के आएंगी तो दीवा ही लगेंगी। जाइए जी, चेंज करके आइए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। मेकअप तो आपने वैसे भी बहुत सॉफ्ट करवाया है, इतना हैवी लुक नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल हैवी लुक जो है वो इस एज के लिए है ही नहीं। अच्छा। इनफैक्ट कोई भी अब हैवी लुक पसंद नहीं कर रहा, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ये जो हैवी लुक है ये आपको मैच्योर दिखाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि आप ज्यादा
मेकअप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे, नो। आप जो हाँ, ज्यादातर यही सोच जी, होती है जी। लोगों की, यार मेकअप ज्यादा थोपना है उसके बाद हम बिल्कुल कुछ बिल्कुल अच्छा लगेंगे। बिल्कुल ऐसे। लिपस्टिक का रंग, अच्छा न्यूड तो किसी को समझ ही नहीं आती ना, लिपस्टिक का रंग थोपने के लिए दो दो तीन तीन गहरे रंग बस घिसे जा रहे होते हैं कि कोई रंग निकल के आ जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये न्यूड में एक तो ये है कि ये हर कलर के साथ जाता है, हर ड्रेस के साथ ये जाता है, और हर इवेंट के लिए बेस्ट और होता ऐसा लगता है नो मेकअप। एग्जैक्टली। तो जाइए जी, जल्दी से हमें दिखाइए कि आप कैसी लगती है। आप लोग चेंज करके आइए और हम आपका इंतजार करेंगे जब तक कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो आप लोगों के पास आते हैं लोग, एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आपसे फैशन सीख रहे होते हैं, तो ये फैशन सिखाने का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? किसी एक इंसान को फैशन डिज़ाइनर बनाने में कितना टाइम लगता है? ये बेसिकली 4 ईयर की डिग्री है, डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें पहले 3 इयर्स के बाद जब 4th ईयर होता है तो उसमें आप स्पेशलाइज होते हो। अच्छा। ठीक है, तो उसमें फैशन और टेक्सटाइल का आपको पैरेलल जो है वो एक्सपर्टीज आपको दी जाती हैं उसमें। जी फवाद साहब, ये बताइएगा एक दर्जी और फैशन डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि जमीन आसमान का फर्क होता है। वो डिफाइन कर दें आज, ये जो ज़मीन आसमान, क्योंकि जो फैशन डिज़ाइनर इतनी तालीम हासिल कर रहा होता है, इतना कुछ पढ़ रहा होता है, और जो हमारा दर्जी भाई होता है, जो हमारी दर्जन बहन होती है, उनके पास सिर्फ एक कैंची होती है बड़ी वाली लोहे की, है ना, और वो धागा निकालने का वो कटर होता है, एक हुकर और कटर, और उसके बाद एक अच्छी सी मशीन होती है जो कि घुटने से दबा के मशीन से चलना शुरू करती है। तो अब ये फैशन डिज़ाइनर और डिज़ाइनर, ये क्या देखें जी, सबसे ज़्यादा फ़र्क तो ये है कि जब आपको डिज़ाइन करना है ना, तो उसके लिए आपको डिज़ाइन की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। असल में जिस तरह कुकिंग करते हैं, जिस तरह ड्राइविंग करते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स हैं और फिर डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ, जब आप कुकिंग करें या ड्राइविंग करें तो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। आपके पास एलिमेंट में क्या है, अगर आप बिरयानी बनाने लगे हैं तो चावल है, चिकन है, चीज़ें जो डालना, वो इंग्रेडिएंट्स, दैट इज द एलिमेंट्स। लेकिन किस प्रोसेस से डालने, कितने डालने, कब डालने, वो एक पैरामीटर होता है, हिसाब किताब से होता है। ठीक है, तो दर्जी के पास कोई हिसाब, दर्जी का काम होता है, उसने बस उसको जो कह दिया उसने वो बना देना है। उसने उसी तरह कट कर दिया एक लाइन के ऊपर, उसी तरह उसको स्टिच कर दिया और जोड़ा बना के दे दिया। लेकिन जो क्रिएशन है, जो डिज़ाइन है, जो उसकी एलिमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? उसका रंग रूप, उसका कद काट, उसकी फिजिक, उसका कलर टोन, अंडर टोन, स्किन टोन, इतनी सारी चीज़ें। फिर उसने वो पहनना कहाँ पे है, किस सीजन में पहनना है। अच्छा, आप लोग को जो पढ़ाया जाता है, वो जो कलर कॉम्बोज है, वो भी मुझे आज तक समझ नहीं आता कि एमरल्ड जो है वो इसके साथ मैच कर सकता है, लाल जो है इसके साथ नहीं जा सकता। ये जो कलर आपस में मैच करने वाली कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पूरे ड्रेस को बैलेंस नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स कि आपने हाईलाइट क्या चीज़ करनी है। अच्छा। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने जो इंटरनेशनल मार्केट को जब देखते हैं तो कलर ऑफ द ईयर आता है। जिस तरह 2024 का कलर ऑफ द ईयर है पीची फाज, इट्स लाइक अ ऑरेंज एंड लाइट येलो का मिक्सर टाइप कलर है। ठीक है, वो हर साल उन्होंने 1 साल का कलर दे देना होता है। वो कलर आप लोग क्रिएट भी करते हैं? वो क्रिएट भी करते हैं, फिर उसको अपने अपने एरियाज में यूज़ करते हैं, इंटीरियर में, फैशन में, ग्राफिक डिज़ाइन में, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें। अच्छा। फिर वो कॉम्बोज बनाते हैं कि वार्म कलर्स कौन से हैं, कूल कलर्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से कलर्स करेंगे, सेम फैमिली में 24 के लेटेस्ट कलर्स बता दीजिए हमें, ट्रेंडिंग वाले, ताकि सारे के सारे अभी जो है ना हमारे पठान भाइयों की दुकान में जाके वो थान पे कटवाना शुरू कर दें। 2024 में जो ज़्यादा कलर यूज़ हो रहे हैं वो सबल कलर्स आ रहे हैं, वो लाइट वेट, वो पेस्टल्स में आ रहे हैं, लाइट ब्लूज में, लाइट ऑरेंज में। अच्छा, ठीक है, जितने पेस्टल कलर्स हैं आप वाइट की टोन्स में। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा आम लफ्जों में समझा दें मेरी बहनों के लिए। अच्छा, लाइट ब्लूज हो गए, लाइट ब्लूज हो गए, लाइट ऑरेंज हो गए, जिसमें पेस्टल में पिस्ता कलर जो लाइट सा होता है। ठीक है, लाइम येलो आ जाता है। ठीक है, लाइम येलो आजकल बहुत इन है, क्योंकि पीची फज जो है ना वो भी तकरीबन उस तरह का ही कलर है। ये रेड और ये वाले जो डार्क पर्पल, बहुत ब्राइट कलर जो है ना वो कम चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, ब्राइट कलर्स 2024 में जरा कम है। एंड व्हाट अबाउट ब्लैक? ब्लैक इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि वो आपको बैलेंस करना होता है। अच्छा। कि आपने ब्लैक को कैसे लेके जाना। ब्लैक इज द सेफेस्ट कलर फॉर एवरीबडी। अच्छा। कि वो अपने आप को किसी भी इवेंट पे ले जाना चाह रहा हो तो वो अपने आप को देख लेगा, यार मैं ब्लैक पहनूं तो जरा सिक्योर हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो फैशन है इसमें कलर में वाइट कलर को कलर माना जाता है या बस ये कहा जाता है नहीं हमारे कलर शेड्स में वाइट इज जस्ट
नॉर्मल जी वाइट और ब्लैक हमेशा जो है ना वो शेड्स और टिंट्स बनाने में काम आते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी भी कलर को टिंट्स की तरफ लेके जाना है तो आप यू कैन मिक्स द वाइट कलर, और अगर आपने शेड्स की तरफ लेके जाना है तो आपको ब्लैक कलर ऐड करना पड़ता है। बट मार्केट में डाइंग टेक्निक जो है जहाँ पे रंगाई की जाती है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पता होती। अच्छा, वो सिर्फ ये कहते हैं बस वैदर- शेड ही बनाना, शेड बना दियो, शेड बना, चाहे वो हल्का भी होगा ना वो शेड ही कहेंगे। ये नहीं करते। अच्छा, अब ये भी बता दें सर्दियों के और गर्मियों के कलर क्या होते हैं? सर्दियाँ तो अभी जा रही है 24 से, तो 24 में जब भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी पीक पे, तो उसके क्या कलर्स होंगे? मैं वही बता रहा 2024 में जो स्प्रिंग समर उसमें हमारे ये पेस्टल कलर्स आएंगे, अच्छा, लाइट pastels, कलर्स आएंगे। ठीक है, okay। जब हम वार्म कलर्स पे जाएंगे वो विंटर्स के लिए आएगा। अब ठीक है। में पर्पलिश कलर, मैरून कलर, डार्क टोन में जाएंगे तो वो विंटर्स में ज़्यादा यूज होंगे। और शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, ये सारी डिस्कस मैं आपसे करूंगी अभी जी, ब्रेक जरूर, के बाद। जरूर। मजा आ रहा है मुझे, ओ माय Thank you। गॉड, ऐसे लग रहा है मैं अभी आपके ना स्कूल में एडमिशन ले ली है, Anytime, अभी जब मैं फैशन ही पढ़ने लग गई हूँ। ये सेंस होना बहुत जरूरी है जो हमें नहीं है, और हम बस कहते हैं नहीं, ऊट पटांग जो भी चीज़ है उसको पहनो और अपना ज़बरदस्ती का स्टाइल बना लो, उसको फैशन कह देते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको फैशनेबल बनने के लिए थोड़ा बहुत सेंस चाहिए होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट, तभी आप उसका ट्रेंड सेट कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, आसिम शेख, जिनके मैं कपड़े अभी पहन ही रही हूँ। मैं क्या कहूँ कि वीक से जो कपड़े आप मुझे देख रहे हैं वो मैं इन्हीं के पहन रही हूँ। मल्टी ब्रांड स्टोर है, बहुत अच्छे कपड़े। जब मैं इनके स्टोर में गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से कपड़े लूँ और कौन से कपड़े नहीं लूँ, और सारे इत्तेफाक से मुझ पे सूट कर रहे थे क्योंकि मैं लंबी हूँ, तो मेरे हिसाब के कपड़े जो हैं वो बहुत मुश्किलों से किसी डिज़ाइनर के पास मिलते हैं। एक तो जितने भी डिज़ाइनर हैं दुनिया के, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी लंबी लड़कियों के लिए कपड़े ज़रूर बनाया करें, क्योंकि कभी तो पैजामे छोटे होते हैं या फिर कभी शर्ट छोटी होती हैं, कभी साइज़ पूरे नहीं होते, तो लंबे कद के हिसाब की जो लड़कियों के कपड़े हैं वो भी ज़रा रखा करें। एनीवे, हमारे पास है आसिम शेख, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे? थैंक यू सो मच जी। आपसे पहले जो है ना हमें ज्वाइन किया था फवाद और उनकी मिसेस ने, सुहैबा ने, और हम लोग बात कर रहे थे फैशन के ऊपर, जैसे कि आपको टॉपिक पता है। तो फैशन कहाँ से कहाँ चला गया, और अंबानी फैमिली एक हम मिसाल ले रहे थे कि उनकी वेडिंग चल रही है, उनके इवेंट्स चल रहे हैं, जबकि ये प्री वेडिंग इवेंट है, तो क्या क्या कपड़े, क्या क्या डिज़ाइनर्स, देखने वाली इंडिया लुक्स तो हमसे बहुत आगे आई गेस, मतलब फैशन में दे आर वेरी फार अवे हमसे। हमें अभी वहाँ तक पहुँचने में शायद बहुत टाइम लगेगा। हाँ, बट मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आगे नहीं है, बट दे आर डूइंग वर्क विद द कोलैबोरेशंस। जी 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 आई विजिटेड इंडिया और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जानने वाले हैं। जी हम लोग ये एजुकेशन को देखें और हमारे ब्रांड्स को देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी दे आर गोइंग पैरेलल स्टेप बाय स्टेप। दैट्स ट्रू, लेकिन चीज़ें वहाँ पे जल्दी आ जाती हैं, मतलब हाँ, ऑब्वियसली वो obviously। इंटरनेशनल मीडिया Yes। को उसको बहुत फॉलो मीडिया करते को हैं, बिल्कुल, प्लस वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा हैं, बड़ा जिसकी शहर वजह है, से- लोग ज़्यादा हैं और ट्रैवलिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें तो अच्छा, matter अब मैं करती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आके ज़रा इनको फैशन का जो एक आपकी टिप है वो उधर ज़रूर उनको सेट कर दीजिए। आइए जी फवाद, पीछे ओके बच्ची आ गई चेंज आ करके। जाओ आप। अब जिस तरह से इनको स्टाइलिंग करनी है वो चीज़ें ज़रा सेट इनके हिसाब से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये केप आप बता रही थी कि 2-3 तरीके इसका से एक एसेसरी भी स्टाइल है, हो बैग सकता भी है। हाँ। जब तक कि आप इनको स्टाइल दे रहे हैं, You can- आसिम आप क्या करेंगे आज? जी आई किस हैव तरीके सम की ड्रेसेस styling? आल्सो, Inside out जिसमें वाला जो मैंने हमने वो एक किया था ना, कैजुअल सा है, एक हाँ, सेमी ये। फॉर्मल है, एंड देन देयर इज अ फॉर्मल। अच्छा, हम 3 लुक्स में स्टाइल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द This- टाइम अवेलेबल, हाँ। जो भी आप लोगों के पास टाइम मगर है। हम 2 लुक कर सकते हैं आराम हाँ से। हाँ 2 लुक्स कर सकते हैं। तो आप ज़रा सा ईस्टर्न लुक में दिखाना जी चाहेंगे? जी जी ईस्टर्न में वेडिंग वेयर एंड कैजुअल, जो कि पार्टी वेयर आप कह सकते हैं, फॉर डिनर्स एंड इवनिंग डिनर्स जो आपके होते हैं, ओके, तो ओके। उसके लिए ठीक हम है। स्टाइल कर सकते हैं। और ये क्या हो रहा है हमें साथ साथ बताते रहिए। अच्छा, अभी तो इसका हमारा जो केप है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल सिटी, पियोन सिटी, चाइना, Okay. और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू पॉटरी, ओके, मुल्तानी ब्लू पॉटरी। तो ये Okay. ड्रेस सिल्हूट वाइज तो बड़ा वेस्टर्न लुक का है। ये क्या है? इट्स अ ट्राउजर। ओके, ये जो हमने प्लीटेड फैब्रिक डिजाइन किया और उसको डाई किया और फिर इसको ट्राउजर की तरफ शेप में लेकर अच्छा। आए। और ये प्रिंट भी जो है डिजिटल प्रिंट, ये भी खुद डिजाइन किया हुआ है, कितना ये अच्छा लग फैब्रिक रहा है ना? अवेलेबल नहीं है। ऐसे- और फिर इसकी इनसाइड आउट अगर हम देखें तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये इनसाइड अलग फैब्रिक है, वी कैन इजीली रिवर्सेबल, यू कैन यूज इन विद डिफरेंट वेज। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल ठीक सा है, है ना। yes। आहा, दिखाइए ना जरा वॉक करके, यहाँ से वहाँ तक जाइए आप, लगाइए पीछे कोई म्यूजिक जरा दिखाइए। हाँ जी, आइए जी। आहा, ओ वाह,
वेरी नाइस। कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब आपकी बारी, आपके साथ क्या किया ये भी तो मुझे समझाइए। अच्छा, इनके साथ इनका क्या? बेसिकली ट्रेडिशनल आउटफिट है और ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन हाउस जो हमारे इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तानी शादियाँ, मेहंदी, मायो, इस तरह के इवेंट्स। और ये बड़ा प्योर फैब्रिक विद द सीक्वेंस वर्क, और इसका जो सिलवेट है वो ट्रेडिशनल है, और इसके साथ हमने ये पट्टी यूज़ की है। इसकी इसको क्या फिनिशिंग कहते हैं? ये अनरखा फ्रॉक होती है? जी, क्या होती है? अनरखा फ्रॉक। अनरखा हाँ फ्रॉक जी। होती है। लेकिन इसका जो नेक लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, और जबरदस्त इसके लग रहा है। ऊपर आप ये- भी जरा जी, जाइए, please। वॉक करके तो दिखाइए कितना खूबसूरत। रानीम गोल भी और घूम के अरूज। दिखाइएगा हमें। ये वाह, इसमें वेरी तो चूड़ीदार है। नाइस। यस, अच्छा, विद द चूड़ीदार, या कितना क्यूट लग रहा है, जबरदस्त। अब आप लोग जाएंगी, चेंज करके आएंगी आसिम के लिए। आसिम आइए अब हमारे पास। जी, कौन जी, से जी। कपड़े हैं आपके पास, जरा दिखाइए क्या चेंज करवा रहे हैं, क्या लुक करवा रहे हैं। बेटा वो हमारे कपड़े ला के dresses दीजिएगा, वहाँ पे लाइए जल्दी लेकर आइएगा। अब ये हमें दिखा दिया यहाँ पर फवाद ने, बिल्कुल ट्रेडिशनल एक लुक, जो कि अच्छा ये केप आपने कहा था कि इसको हम एक तो इधर से भी ऐसे भी पहन Yes. सकते हैं, इस तरह भी पहन जी। सकते हैं, और किसी भी तरीके से भी अगर इसको चेंज करना है Yes. तो वो भी इनका लुक चेंज हो जाएगा। Yes. कॉलर्स भी हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स, टीचर्स हमारे साथ मौजूद है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए। एक कॉल है हमारे साथ जी। वालेकुम जी, कौन है? जी, मैंने आपको समझदार करी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाहेंगी आज आपका हमारे? प्रोग्राम, पहले मैं आपसे तो बात कर लूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी ना आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई है। और मैं इससे भी ज्यादा एक्साइटेड उस वक्त होंगी कि जब आप मुझे ईद के लिए कोई अच्छा सा सूट का गिफ्ट दे देंगी। मैं दे भी देती हूँ, आपको पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं दे भी देती हूँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ इस मामले में। आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम समन है। समन? समन समन, जी, अच्छा मुझे बस सूट के गिफ्ट चाहिए ईद के लिए। सूट का gift आपका चाहिए। इनका नाम लिख लीजिए। आज से हमारे पूरे प्रोग्राम में पूरे रमज़ान तक जिन जिन की कॉल्स आएगी उसमें से हम कोई 5 लोग निकालेंगे और 5 लोगों को हम बड़े ज़बरदस्त जो है ना ड्रेसेस अच्छी कॉस्ट वाले गिफ्ट करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोग से। ईद से पहले पहले आपके घर में आपका खूबसूरत सा जोड़ा पहुंचेगा। मगर ये सारी जितनी भी कॉलर्स हैं जो ख़ास तौर पे फैशन चीज़ें और हमारी इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा रहेंगी, हमारे शो का हिस्सा रहेंगी, उनकी कोई अच्छी बात, कोई खूबसूरत बात जो है ना वो हम शामिल करेंगे। उनका नंबर हम स्पेशली काउंट करके उनमें से 5 लोगों को ज़रूर देंगे सूट का गिफ्ट मिलेगा ना ईद से पहले पहले, बिल्कुल। अब आसिम आपकी मैं बारी। आपके इस प्रोग्राम की फर्स्ट कॉलर हूँ। अब मैंने ईद का सूट आप भेजेंगी तो मैं पहनूंगी, ठीक है? आपको ईद से पहले आएगा इंशाल्लाह। और आप बताइए, कुछ पूछना चाहती है फैशन से रिलेटेड? यहाँ पर हमारे पास आसिम भी हैं। जी आसिम आइए। आप सब कुछ बता रही हैं, आप सब कुछ बता रही हैं, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है ना? असल में हम बहुत क्या कुछ करते हैं, सीखने हम को बस मिल रहा है। कपड़े पकड़ते हैं, हम कहते हैं यार ये जोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है और हम वो ले जाते हैं, पहनने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ अच्छा लगने वाला जोड़ा नहीं होता। हर चीज़ ये होता है कि आपकी स्टाइलिंग कैसे हुई हुई है, आपके ऊपर सूट क्या करता है। तो आसिम बताइए, थैंक यू सो मच और प्रोग्राम देखते रहिए। ये बताइए कि कौन सा जोड़ा इसके ऊपर अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी हाइट इतनी लंबी नहीं है, जी, ठीक है, और इसकी basically- स्किन कलर भी थोड़ा सा जो है ना मेरी तरह ही है, गोरा चिट्टा नहीं है। जी जी जी। तो फिर ऐसे आजकल तो ट्रेंड है ट्रेंड है, इस ये आप colour मुझे का भी बहुत बोलते ज़्यादा रहते हैं trend सुबह है, शाम। हाँ, इनको मैं कहती हूँ मैं गोरी चिट्टी नहीं हूँ, लोग उस हिसाब टैन से कर रहे हैं अपने आप को और कर कैमरे में तो करके। बहुत सही अच्छा कलर आता है ये। अब ये इतना गोरा है ना, देखे। इनफैक्ट इस पे मेकअप बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं। सॉरी, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तुम्हारी भी तारीफ हो रही है, ओके। तो ये बताइए इनके ऊपर क्या सूट करेगा? अच्छा, वी हैव ऑलमोस्ट 3 आउटफिट्स जिसमें से हम कोई 2 करेंगे एंड एक हम करेंगे, मेरा ख्याल है वी कैन डू बोथ द फॉर्मल्स। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन एंड दिस इज द सेकंड। इनके ऊपर कौन सा आ जाएगा? हम करेंगे Green? ये वाला Yeah. ग्रीन। ओके, ग्रीन आपका हुआ और इनके साथ इनके साथ हम ब्लैक करेंगे। ब्लैक में। चलिए जी, आप दोनों जाइए, जल्दी से जाके चेंज करके आइए और उसके बाद आपकी स्टाइलिंग यहाँ पर आसिम करेंगे, जैसे यहाँ पर फवाद ने की। हैव अ सीट। और एक छोटी सी ब्रेक दरकार है। ओए, मैं जब तक यहाँ पे कुछ खा पी लूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैशन के ऊपर। बहुत सी कॉल्स भी हम लेना चाहेंगे मगर आपको साथ साथ फैशन भी सिखाना चाहेंगे, इसलिए कुछ बात करते हैं ज़रा। ये जो वियर्ड फैशन है ये क्या है? हमारे डिज़ाइनर्स हमें ये तो बता रहे हैं कि व्हाट इज़ फैशन, बट ये वियर्ड फैशन क्या है? मतलब आपको शायद ऐसे समझ ना आ रहा हो और मेरे लोगों को भी, तो हम दिखाते हैं आपको एक वीडियो, ये क्लिप्स, ये पिक्चर्स देखें और इसके साथ साथ आप बताएं। सबसे पहले आसिम, ओवर टू यू, ये बताएं ये क्या है ये वियर्ड फैशन? I guess this is art of a designer.
वो जो भी अपना आर्ट दिखाना चाह रहा है, whatever the inspiration is, कोई भी इंस्पिरेशन लेके वो जो भी अपना आर्ट बना रहा है, these clothes are not wearable obviously। हमारे जैसे लोग या हमारी आम इंडस्ट्री में या कुछ भी वो लोग ऐसे कपड़े पहन नहीं सकते, बट दीज आर ऑल इंस्पिरेशंस जो कि लोग जहाँ जहाँ से भी ले रहे हैं और उसको अब बना रहे ये हैं। फल, ये सब बताइए, ये फल के कपड़े कौन से होते हैं? ये वो सबर का फल है? नहीं, ये एक्चुअली ये जो रैम्प के लिए बने होते हैं, रैम्प वॉक के लिए। मैं फिर भी इंस्पिरेशन क्या है रैंप वॉक के लिए? एक्चुअली इसके पीछे थीम होता है। हाँ। और ये थीम बेस्ड पूरा जो है एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है उस पे गारमेंट पूरा क्रिएट करता है अच्छा। डिजाइनर। और ये आपकी क्रिएटिविटी की पीक दिखाने के लिए बेसिकली होता है। क्रिएटिविटी जी, ये नॉर्मल लाइफ में वेयरेबल नहीं है। तो अगर सपोज मैं आपसे बात करूं फवाद, आपने ऐसे कद्दू पकड़ा हो हाथ में या फिर सर पे कद्दू बांध लिया हो, ठीक है, और 2 पैरों में आपने संतरे बांध लिए हो, और उसके बाद वो एक इंस्पिरेशन में उसको आप क्या डिफाइन करेंगे अगर आपसे पूछा जाए ऑन स्टेज ऑन रैम्प, तो व्हाट विल यू लाइक से अबाउट इट? देखिए, ये जो भी फैशन है ये सिर्फ होता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब ये जो आप आउटफिट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रूट्स यूज़ किए हैं, इसकी जो पीछे स्टोरी होगी जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये वो होगी हेल्दी लाइफ की। फ्रूट्स अच्छा। खाएं, फ्रूट्स इज़ वेरी गुड फॉर अब हेल्थ। ये मशरूम जो बनाए हुए सर पे और ये तो देखें, ये एक बेसिकली क्रिएटिविटी, इट्स अ कैनवस। एक डिज़ाइनर के लिए आर्ट को प्रेजेंट करने, अपने डिज़ाइन की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ना, तो वो इस तरह की वियर्ड फैशन ये बारिश में तो पहन के जा सकते हैं ना, कपड़े गीले होंगे ना, सर गीला होगा, हर तरफ से जो है छाता लगा हुआ है, बस ये कहीं पहन के नहीं जा सकते, कहीं सिर्फ पहन के रैंप नहीं पे जा ही पहन के जा सकते तो हैं। ये रैंप में क्यों फिर पहनाते हैं? फिर किसी को ख्वाहिश ना हो जाए कि भाई हमने ऐसे कपड़े पहनने अपने ब्राइडल वेयर में स्पेशली? नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश उन्हें special अपने कोई occasion दुल्हन, में- कोई नॉर्मल दुल्हन नहीं करेगी। कोई ब्राइडल इवेंट पे अगर पहन के चला जाए ऐसा तो, नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे पाकिस्तान में भी जैसे और मेरा अगर ये ख्याल है गुब्बारे कोई पहन जाए ये ना कुछ और इसके अंदर गैस हो, फिर ये गैस तो- वाले गुब्बारे हो, फिर हाँ, एक बात है। जी तो दूल्हे ने साथ धागा भी लगाना है और फिर वो उड़ के चली जाएंगी ससुराल। मतलब सीधा हनीमून के लिए आप बिना कहीं टिकट भी पहुंच चले। जाएंगे सीधी शादी और सीधा हनीमून के लिए आप पहुंच जाए, ऐसी बट कोई सीन है? पाकिस्तान में हमारे जैसे 2 बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, फाद हुसैन, अली जशान, उनके भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, बट दैट इज वेरेबल, एक्सपेरिमेंटल येट वेरेबल होते हैं। येट तो वेरेबल, हाँ, तो ये खैर एक्सट्रीम्स हैं। आई डोंट नो मतलब अली जिशान जैसे कैरी करते हैं ना, जी, जी, और जी, सेम जी, ये जी, क्या तो- नाम ले लिया, इतना बड़ा कॉलर वाला कोट बना के, तो पीछे पूरा टेल उसकी, जी, और वो जी, एकदम सी टर्न करते हैं और कहते हैं आई एम अली जिशान। जी, जी, आई जी। जस्ट लव्ड इट। तो इट इज येट वेरेबल ना, Yeah. वो जो भी कर रहे हैं वो हाँ। वेरेबल तो है। हाँ। और वो दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं जो अच्छा। मतलब वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में ओवरऑल। एक ये क्या है, ये क्या है, ये वेस्ट कोट है, ये क्या है, क्या इसको क्या कहेंगे? एडा बड़ा गला ते एडे खड़े कान नाल, ते कान तो चलो ठीक है, उन्होंने खुद के नेचुरल है उनके, उन्होंने किए नहीं है, मगर आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड आउटफिट लग रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड लुक जब गारमेंट्स में देते हैं तो हम उस तरह के सिलवेट्स बनाते हैं। अच्छा, फिर इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, ये जो जितने भी फैशन वाले होते हैं लोग, और ये जो मिलान फैशन और फैशन वीक्स हो रहे होते हैं, उसमें इसी तरह की क्रिएटिविटी दिख रही होती है, तो इनका जो कॉन्टेस्ट है, जो कंपटीशन है, वो ये कुछ नहीं होता आम लोगों के साथ, बस वो अपनी एक सोच और अपना एक डिज़ाइन का जो बिल्ड है वो दिखा रहे होते हैं, आर्ट दिखा रहे होते हैं। आर्ट दिखा रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये अब ये किस तरीके की चीज़ है? ये जैकेट है? ये नहीं, हाथ है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, 3 हाथों से जकड़ा है, 2 उनके अपने हाथ, 4 5 हाथ हो गए। 5 हाथ किसके होते हैं? ये बेसिकली मुझे लग रहा है जो सस्टेनेबल फैशन है उसके ऊपर है, और कोलैबोरेशन और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने की थीम हो सकती है, क्योंकि असल में हर डिज़ाइनर और हर आर्टिस्ट के पीछे कोई ना कोई फ़िलासफ़ी होगी। उस फ़िलासफ़ी के बगैर वो कभी कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा होगा। और ये क्या है? अंदर बत्तियां जल रही हैं स्वाभा? ये टेक्नोलॉजी बेस जी, है। टेक्नोलॉजी बेस है। टेक्नोलॉजी बेस है। तो इसी तरह का फैशन जब आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़कर आते हैं बाहर से, तो यही चीज़ें सीख के आते हैं। वैसे एक सवाल है, आपको ये वाला फैशन भी पढ़ाया जाता है? ये क्या है? केड़े फैशन की? ये क्या है क्या ये? इसको तो देख के मैं डर नहीं गई। नोट बना हुआ है कोई करेंसी का, स्टडी कहते के हैं अंदर सानू नोट वखा। असल में स्टडीज़ के अंदर ना एक्सट्रीम पढ़ाया जाता है, जितनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आके आप कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, बट अच्छा। ड्यूरिंग स्टडीज़ यू कैन डू थीसिस प्रोजेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है उसके अंदर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर कराते हैं कि और आप ये क्या है? दिस इज़ आई थिंक फ्लावर इंस्पायर्ड। ये भी बैलून्स है? ये क्या है?
ये बॉल्स एंड अंदर भी मुंह है, बैलून्स के जरिए एक अंदर मास्क लगा के मुंह बनाया हुआ जी। है ना? लेकिन ये वैसे अभी जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये शायद कुछ ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं जो रिसर्च मगर मेरी एक बात सुनिए, जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये तो आम दुनिया में भी आ गया। उर्फी को नहीं देखा आपने, उर्फी जी, जावेद जी, को, जी, जी। उसका फैशन नहीं देखा? बिल्कुल, वो देखे ना अपने आप को हाईलाइट रखने के लिए वो किसी किस्म की वियर्ड ड्रेसिंग करने उसका को तैयार। फैशन डिजाइनर कौन है ये तो मुझे बताएं। उसके इतना multiple- international आपका उसके exposure है। basically उसके multiple- फैशन डिजाइनर को मुझे पकड़ के लाएंगे मेरे सामने। मैं उससे पूछूं वो असल में ना कौन सी मल्टी sense डिजाइनर्स के साथ काम करी, वो एक के साथ स्टिक नहीं होती है। अच्छा। उसको ये होता है कि जहाँ पे कोई आइडिया ऐसा, क्योंकि डिजाइनर्स के पास ना बहुत सारी क्रिएशंस होती हैं, वो चाहता है कि अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी मिल जाता है जिसको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का शौक है तो वो फिर उसको अप्रोच करता है। अच्छा तो मल्टी डिजाइनर्स ने उसके साथ काम किया है। एक वो खुद भी बहुत ज्यादा अपने आप को समझती, मैं भी डिजाइनिंग अच्छा, एक करती उसका हूँ। फैशन मैंने देखा था, वो उसमें उसने पतलून जो थी ऊपर पहनी हाँ हुई जी। थी, जी 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 मुंह के पास पूरी पतलून उसने पहनी थी। एक उसका देखा था मैंने, शर्ट ही उसने हैंगर में सर से पहनी हुई थी। वो तो इतनी क्रिएटिविटी। आपने वो देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है, तो उनका मकसद पूरा है। अच्छा, ये देखना इज मैटर। बेसिकली वो बंदी क्या बात है, अटेंशन हमारी मॉडल्स रेडी है, जल्दी से आइएगा जरा दिखाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम इनको जल्दी से चेंज करके भी दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं इनके लिए। यहाँ पे खड़े होइएगा। आइए आसिम, जल्दी से बताइए कि आप क्या इनके लिए ज्वेलरी लेकर आए हैं इस ड्रेस के साथ, इनको क्या पहनाएंगे और So कैसे basically, इनकी I स्टाइलिंग would पूरा ask you, करेंगे। request you कि ट्राउजर आप थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। ये देखें, क्या ये जो आपकी ट्राउजर है, खुले पैंचों वाला जो ट्राउजर, इसको क्या कहते हैं? प्लाजोज या समर पैंट्स। प्लाजो या समर पैंट्स। इतना ऊंचा नहीं पहनना, उन्होंने नीचे करवाया है, जी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हाइट नाफ के करेंगे। पास इधर पहनना है। और ज्वेलरी इनको मैं कौन सी पहना दूं? आई वुड से कि इनके साथ ये वाली जाएगी। Okay, ये आप ओनली द इयररिंग्स बड़े वाले जो कि सूट करेंगे ड्रेस के साथ। और without इनके a साथ ये necklace। black या इनके silver? साथ बिल्कुल छोटे स्टड्स। ये वाले? जी। ओके, ये ब्लैक बिकॉज आप दिस इज अ सेमी फॉर्मल, बिल्कुल थोड़ा सा सेमी फॉर्मल आउटफिट है, तो उसके लिए बिल्कुल छोटे से स्टड्स। ठीक है। और उसके साथ वो चूंकि फॉर्मल है, आप मेहंदी बारात टाइप इवेंट्स पे कैरी कर सकते हैं, सो उसके लिए आई वुड आस्क के थोड़े बड़े इयररिंग्स, बड़े झुमके करें। अच्छा, अब इस तरह के ड्रेसेस का ये भी सीन है कि आप इसको थोड़ा ड्रेस अप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं। आप थोड़ा सा इसके साथ हेवी ज्वेलरी पहन लें तो ये गुड टू गो फॉर अ बारात। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसके साथ लाइटर वो कर लें, कैरी कर लें चीज़ें, तो ये गुड टू गो फॉर अ मेहंदी। इनके तो पहने ही नहीं जा रहे, इनके कान छोटे हैं। अच्छा चलें, तो कोई अब बात इनको नहीं। क्या पहनाऊं? ये कुछ भी वाले जरूरत आप नहीं है, ये वाले चले? ट्राई कर लें अगर इनको आते हैं, ये वाला ट्राई कर। बिकॉज आई वुड से कि इयररिंग्स होने चाहिए विद द आउटफिट, कोई ना कोई छोटे इयररिंग्स होने चाहिए। अच्छा, जब तक आप जरा बात कीजिए, मेरा माइक गिर गया, मैं लगा के आती हूँ। जी जी जी, बात नो कीजिए। वरीज। बताइए, और मुझे ब्लैक आउटफिट के बारे में भी बताइए। ब्लैक आउटफिट इज़ वेरी सटल। ब्लैक आपको पता है कलर ही ऐसा है कि वो बहुत ही हर सीज़न में, हर मौसम में, जब भी आपने किसी शादी पे जाना हो, ख़वातीन के लिए बड़ी सेफेस्ट ऑप्शन भी है। मतलब जब भी आप कोई आसिम ऐसा इस तरफ आ जाएं। कुछ ना समझ आ रहा हो तो दे वुड से के ब्लैक पहन लेते हैं। आपका भी यही सीन होता होगा? मुझे कुछ भी नहीं समझ आता तो फिर ब्लैक ही होता है मेरे ब्लैक पास। ही होता है ना, अलमारी भरी हुई होती है। हाँ, तो ब्लैक तो हर किसी के पास होता है और वो इतना इजी कलर है कि आप कभी पहन के निकल सकते कितना हैं। अच्छा लग रहा है, जरा वॉक करके दिखाइएगा। आहा, अरूज, जबरदस्त, प्यारा लग रहा है। आहा, गोल तक घूम के दिखाइए। वाह, नाइस। अब आपकी बारी। रमीन, वाकई ये पैंट्स नीचे करके इसकी फॉल कितनी अच्छी आ गई, जबरदस्त। आइएगा। आहा, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेसिकली इट्स अ मल्टी ब्रांड स्टोर, जो कि मेरा स्टोर है, जो कि मैंने स्टार्ट किया था लाइक 2 years बैक। Okay. उसमें डिफरेंट डिजाइनर्स हैं। आई हैव ऑलमोस्ट 25 ब्रांड्स ऑन बोर्ड, अच्छा। जिनके डिफरेंट क्लोथ्स हैं, और उसमें चूंकि बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी भी होती है। एंड वुमेन नीड्स वैरायटी। Exactly. उनको बहुत ज़्यादा कपड़े नजर आए तो उनमें से दे और कैन आपका पिक है एंड भी तो चूज। एमएम आलम रोड जी, पे, एमएम तो आलम वो रोड सब पे कैच कर लेते हैं इजीली। जी, so I would say कि ये एक ब्रांड है जो कि ला एलीज है, ये एक ब्रांड है जो कि जोनिया अली है। तो इस तरह के ये लोग कलेक्टिवली बनाते हैं, और फिर इनकी कलेक्शन जो भी होगी ला एलीज की, वो जोनिया अली से बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फोटे मिल जाता है, एक बिल्कुल डिफरेंट फोटे मिल जाता है। ज़बरदस्त। देखें, आज हमने आपको कितने डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं। एक हमने आइडिया दिया, यहाँ पर फवाद ने आपको बताया, उनकी मिसेस ने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को स्टाइलाइज कर सकते हैं कपड़ों के ज़रिए। उन्होंने बड़ा कल्चरल लुक दिया, बड़ा ट्रेडिशनल लुक दिया। उसके बाद आसिम आया, आसिम ने बड़ा सेमी फॉर्मल लुक दिया कि आप अपने आप को कैसे स्टाइलाइज कर सकते हैं अगर किसी अच्छे इवेंट के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह हम आपको और भी कुछ बताएंगे। रहिए हमारे साथ मॉर्निंग विद फिज़ा में।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। उरूज, मुझे बताइए करती क्या है आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ प्रोफेशन से। डॉक्टर है ना? और आप भी बताइए, आप क्या करती है रामी? मैं स्टूडेंट हूँ BS एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी कर रही हूँ। तो आपने देखा, मैं बात कर रही थी ना औरतों की कि औरतें क्या नहीं कर सकती हैं आज के दौर में भी, और अब तो आने वाला दौर जो है वो औरतों का ही है। सारी औरतें जो है वो कामयाब ही रहेंगी इंशाल्लाह। आसिम, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़ फैशन से रिलेटेड हमारी आवाम को, ऑडियंस को? जी, आई वुड से कि जब भी आप किसी इवेंट पे जाएं, जब भी आप कोई ऐसे सोचें कि मुझे कहीं जाना है, तो डू योर बेस्ट। वरना लोग सोचते हैं कि जी हम ज़्यादा तैयार हो जाएंगे फलां की शादी के लिए ऐसे नहीं सोचें, मतलब डू योर बेस्ट। आप अगले को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपना बेस्ट दे के, अपना बेहतरीन तैयार होकर, तो डू योर बेस्ट। अरे वाह, आप क्या कहेंगी? मैं मेकअप के हवाले से बात करूंगी। उन लेडीज़ के लिए मेरा मैसेज है कि जब भी वो जो मेकअप की शौकीन है ख़वातीन, उनको मैं ये कहूँगी कि जब भी वो मेकअप करवाने जाएं, एक तो थोड़ा सा सर्च करके जाएं, आपके अकॉर्डिंग, आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो मेकअप है जो आपको सूट करता है, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हैं थोड़ा। और अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता तो प्लीज़ आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट पे थोड़ा रिलाई करना सीखें, ट्रस्ट करें उन पे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं वो आप खुद नहीं कर सकते। ये ना करें कि जैसे मेकअप अभी शुरू ही किया है तो उनको बोला एक ही कितना है। फवाद, आप क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक मैसेज होगा कि बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं अपने आप को अपने अटायर के साथ, अपने कलर्स के साथ खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। मुझे आपका पाकिस्तान का झंडा बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने कोट में लगाया हुआ है यार, ज़बरदस्त। हमारे मारफा कैफे से जाहिद भाई, मेरा फेवरेट सेगमेंट आ गया। हट जाओ भैया, हमारे बीच में दीवार ना बना करो। मैं और खाना, उसके बाद मैं किसी को नहीं जाना। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। कबाब मसाला। सलाम तो आपने उससे पहले ले लिया करें, खाने के बीच में ना आप सारा मेरा जो है फोकस है वो हटा देते हैं। जी फोकस क्यों हटाना है, ये तो ज़बरदस्त। आपको पता है जब मैं आपके खाने खा रही होती हूँ मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ इसकी खाने की खुशबू अच्छी लगती है। मैं खा रही हूँ, कबाब है मेरे पास निवाले में, ये देखें, दिख रहा है ऐसे। हमेशा एक और मीठा, एक और अच्छा, एक रूखा कबाब अलग। गुड हो गया। आप भी ओए क्या अरोमा है, क्या खुशबू है। ऐसा खाना, इसकी रेसिपी आपके सामने चल रही है। मैं खाना खाऊंगी, आप मुझे दुआएं देंगे। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओह